हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन बात करेंगे कंसोलिडेशन को। मैं आगे लेके चल रहा हूँ। कंसोलिडेशन के अंदर ही आपका पल्मोनरी एडीमा आता है। तो पल्मोनरी एडीमा जो दो तरह से होता है, एक कार्डियोजेनिक जो सीएचएफ में मिलता है और दूसरा नॉन कार्डियोजेनिक जिसको अपन एआरडीएस बोलते हैं। ऐसे और भी इन्फेक्टिव कंडीशंस में भी ऐसा मिल सकता है। तो इन दोनों में अंतर कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अपन बात करेंगे कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा की, जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर से नापा जाता है। तो उसके हिसाब से स्टेजिंग इसमें डिवाइड होती है। तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर दोस्तों कितना होता है? 4 से 12 mm ऑफ Hg। अब ये 13 से 18 हो गया तो पल्मोनरी एडीमा की फर्स्ट स्टेज आती है जिसको अपन बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टेज के अंदर आपको दो चीजें मेनली मिलती है। पहला, सिफिलाइजेशन ऑफ वेसल्स। इसको आप समझिए, सिफिलाइजेशन कैसे होता है? जो आपकी हाइलम में से जो वेसल जा रही होती है, अपर लोब नीचे लोअर लोब। तो सिफिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ तो अपर लोब में यूजुअली आपको वेसल्स नहीं दिखती, हाइलम यहाँ तक दिखता है और वहाँ पे आगे प्रूनिंग हो जाती है। लेकिन पल्मोनरी एडीमा के अंदर यहाँ पे ये थिक आपको दिखती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ यहाँ से निकल के ऊपर तक वेसल ऐसे जा रही है, जिसको अपन सिफिलाइजेशन ऑफ वेसल्स कहते हैं। तो डायलिटेशन आपको दिखती है। और दूसरी यहाँ पे होती है जो वेस्कुलर पेडिकल होता है। वेस्कुलर पेडिकल क्या होता है? राइट साइड में एसवीसी इसका बॉर्डर होती है और लेफ्ट साइड के अंदर जो ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन है, ये आउटिक ट्रंक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आर्च ऑफ आयोटा है। यहाँ पे कहीं से सबक्लेवियन लेफ्ट सबक्लेवियन निकलती है, तो लेफ्ट सबक्लेवियन और एसवीसी इस चीज़ को आप बोलते हैं वेस्कुलर पेडिकल। तो ये डायलेटेड हो जाता है। ठीक है, वेस्कुलर पेडिकल यहाँ पे डायलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको अपन बोलेंगे ब्रॉड वेस्कुलर पेडिकल। यहाँ पे मिडिस्टल वाइडनिंग आपको दिख सकती है। और तीसरी चीज जो कॉमन होती है दैट इज कार्डियोमेगेली। वो तीनों स्टेजेस में मिल सकती है। तो मेनली दो, सिफिलाइजेशन ऑफ वेसल्स और दूसरा ब्रॉडनिंग ऑफ वेस्कुलर पेडिकल। स्टेज 2 की यहाँ पे अपन बात करें, इसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल एडीमा। तो यहाँ पे पीसीडब्ल्यूपी होता है, 18 से 25 mm Hg हो जाता है। यहाँ पे मेनली तीन चीजें मिलती है। पहला होता है कर्ली लाइन्स। तो कर्ली लाइन्स हमने एमबीबीएस के टाइम में आपको याद होगा, दो तरह की होती है, कर्ली ए और कर्ली बी लाइन्स। तो कर्ली ए फॉर, ऐसे याद रखिए इसको, ए फॉर एपेक्स और बी फॉर बेस। तो ए फॉर एपेक्स क्या होगा? यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइंस दिखती है। ये जो सिफिलाइजेशन मैंने बताया वो यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा रहेगा। यहाँ पे खाली इतना सा होगा, वर्टिकल लाइंस आपको दिखेगी, जो कि जो इंटरलोबुलर जो सेप्टल थिकनिंग है उसको बताती है, जहाँ पे उसकी जो लिम्फेटिक है वो डायलेटेड हो जाती है। इस कारण से आपको लाइंस दिखती है, इनको कर्ली ए लाइंस बोलते हैं। ए फॉर एपेक्स, बी फॉर बेस। जो आपका सीपी एंगल है वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेगी दोनों साइड में, जिसको अपन कर्ली बी लाइंस बोलेंगे। ठीक है, तो कर्ली ए हो गया, कर्ली बी लाइंस हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे होती है पेरीब्रोंकियल कफिंग। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो ब्रोंकिक्टेसिस में होता है उसका उल्टा यहाँ पे होता है। यहाँ पे आर्टरी की साइज बढ़ रही है, आर्टरी डायलेटेड हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। तो यहाँ पे आपको जो ब्रोंकस जो डिवीजन होते हैं आगे, जो एयरवे है उसके साथ साथ में जो आर्टरीज आ रही होती है वो डायलेटेड आपको दिखती है। तो आपको यहाँ पे जो एक्सरे के अंदर यूजुअली दिखता है, जो ब्रोंकस एक छोटा सा गोला ब्लैक दिखेगा, उसके चारों ओर आपको एक डायलेटेड, मतलब एक बोल सकते हैं एक रिंग आपको दिखेगी, जिसको अपन पेरीब्रोंकियल कफिंग बोलते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को बताती है। और दूसरा यहाँ पे जो मैंने बोला कि आर्टरी थिक होती है, वो रिवर्स सिग्नेट रिंग की तरह आपको दिखती है कि छोटा सा आपको एयरवे, उसके ऊपर बड़ी सी एक व्हाइट रिंग जो आर्टरी को बता रही है वो डायलेटेड हो चुकी है, जो कि सिग्नेट रिंग में उल्टा होता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे होता है जो आपकी जो फिशर है, फिशर के अंदर फ्लूइड यहाँ पे आ जाता है। जो माइनर फिशर, जो ओरिजिनल फिशर अपन बोलते हैं, ओब्लिक फिशर, कभी कभी मेजर फिशर में भी आपको फ्लूइड दिख सकता है। तो माइनर फिशर में भी फ्लूइड आपको दिखता है। तो ये तीन चीजें मेनली यहाँ पे आपको स्टेज 2 में मिलती है, जिसको अपन इंटरस्टिशियल स्टेज मैंने बोला। तीसरी स्टेज है पल्मोनरी एडीमा की एल्यूलर स्टेज है। अब जो फ्लूइड है वो एल्यूले के अंदर भरने लग गया है। पहले जीजीओ बनते हैं, हाफ फिलिंग हुई है और फिर फुल फिलिंग हो गई तो आपको कंसोलिडेशन बनने लगेगा। लेकिन मेनली जो कंसोलिडेशन होता है वो हाइलम के आसपास कहीं होता है, यहाँ पे दोनों साइड में आप बोल सकते हो। तो ये एक अपीयरेंस देता है जिसको अपन बोलते हैं बेट विंग अपीयरेंस। ठीक है, तो ये बेट यहाँ पे इसका शरीर रहेगा और दोनों पंख बेट के रहेंगे, है ना। तो ये बेट विंग अपीयरेंस आपको देगा। पेरीफेरी में यहाँ पे थोड़ी क्लियरिंग होती है। हाँ, बेसल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि पल्मोनरी एडीमा है, ड्यूटी के कारण फ्लूइड नीचे जाएगा, बेसल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कॉमन होता है, लेकिन साथ में आपको बेट विंग अपीयरेंस आपको मिलता है। अब पल्मोनरी एडीमा के अंदर आगे क्या होता है? पल्मोनरी एडीमा में मेनली मिलता है आपको प्लूरल इफ्यूजन आपको मिल सकता है, जो कि बायलेटरल यूजुअली होगा। तो बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन आपको मिलेगा, यूजुअली ग्रॉस नहीं होता, मिनिमल टू मॉडरेट इफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा कार्डियोमेगेली आपको ऑब्वियस यहाँ पे दिखने लग जाती है। कार्डियोमेगेली आपको ऑब्वियस रहती है, आप इसे देखते ही बोल दो कि हाँ भैया कार्डियोमेगेली है। तो ये तीन स्टेज है कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा की। अब अपन बात करते हैं एआरडीएस की। तो एआरडीएस में खाली मैं आपको यहाँ से डिफरेंस बता दूंगा कि अपन कैसे एआरडीएस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एआरडीएस में बाइलेटरल पैची अपीयरेंस होती है, बाइलेटरल पैची इन्फिल्ट्रेशन होते हैं। लगता है कि पूरा ही फिल हो गया है,
पूरा बायलेटरल रहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बेडविंग टाइप कुछ रहता है, नहीं, वहाँ अपर लोब भी काउंट होगा, मिडिल लोब, लोअर लोब भी काउंट होता है। अंतर क्या होगा, पहला कार्डियोमेगाली आपको नहीं मिलती, क्योंकि कार्डियोजेनिक कोई हार्ट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है, ये मेनली इन्फेक्शन के बाद डेवलप होता है, ठीक है, या फिर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, इंजरी हो गई, एएलआई हो गया, उसके बाद डेवलप होता है, ये कॉमनली होता है। तो यहाँ पे आपको कार्डियोमेगाली नहीं मिलेगी। और दूसरा आपको सिफिलाइजेशन ऑफ वेसल जो मैंने बताया वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पीसीडब्ल्यूपी जो होता है नॉर्मल होता है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है वो नहीं बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन आपको नहीं मिलेगा, एआरडीएस में प्लूरल इफ्यूजन नहीं होता। इसके अलावा कर्ली लाइंस आपको नहीं मिलती। तो सिफिलाइजेशन कर्ली लाइंस आप नहीं समझ पाओ तो दो चीज़ आप याद रख सकते हो, कार्डियोमेगाली आप सीटीआर रेशियो से निकाल के देख लोगे तो कार्डियोमेगाली एआरडीएस में नहीं होती है, और साथ ही आपको प्लूरल इफ्यूजन यूजुअली एआरडीएस में नहीं मिलता। लेकिन यदि पल्मोनरी एडिमा कार्डियोजेनिक है तो आपको प्लूरल इफ्यूजन भी मिल जाता है, तो वो सीएचएफ के अंदर आपका आ जाएगा। तो एआरडीएस एक तरह का नॉन सीएचएफ पल्मोनरी एडिमा होता है, ठीक है। फिर अपन बात करें ब्रोंकोनिमोनिया की, तो ये एक आप एक्सरे देख सकते हो जिसमें आप मतलब पेची इन्फिल्ट्रेशन सब जगह ही आपके आ रहा है ना। तो ब्रोंकोनिमोनिया भी मेनली जो पेरीफेरी होती है, लगभग थोड़ा सा स्पेन होती है, जो पेची इन्फिल्ट्रेशन होता है मेनली हाई लंग के आसपास में होता है, तो यहाँ पे भी बेटरिंग अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो पेची इन्फिल्ट्रेशन कभी कभार रेटिकुलर इंडोजर भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन आके आपको एक नोडुलर शैडो लास्ट में दे देता है, जिसको अपन ट्री इनवर्ड अपीयरेंस भी लास्ट में बोल देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे आके जो मटेरियल होता है वो आके आगे स्टक हो जाता है, ठीक है। तो बायलेटरल एसिमेट्रिकल भी यहाँ पे हो सकता है, और मेनली लंग बेस इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि बेस यहाँ पे ठीक होता है तो इन्फेक्शन मेनली बेस में ज़्यादा यहाँ पे होता है। और ये सिमेट्रिकल नहीं होता, आपको बेटरिंग अपीयरेंस देते हैं लेकिन उतना सिमेट्रिकल नहीं होता। पल्मोनरी एडिमा वगैरह यूजुअली सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। कंसोलिडेशन में नेक्स्ट आता है वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस। तो वेजिनल में इसको एक एग्जांपल से ही आपको समझा रहा हूँ, ऐसे इस तरह से होता है ना, वेजिनल में आपको नोडुलर या फिर मास की तरह आपको लीजन्स मिलती है, मल्टीपल होते हैं, बायलेटरल होता है, मल्टीपल होता है, और मेनली यहाँ पे ये इस तरह से कैविटेट कर जाता है, जैसे आपको दिख रहा है बीच में से क्लियरिंग हो रही है, यहाँ पे बीच में से क्लियरिंग हो रही है, तो मल्टीपल आपको नोडुल्स दिखेंगे जो मेनली कैविटेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें इयोसिनोफिलिक न्यूमोनिया। अब इयोसिनोफिलिक न्यूमोनिया आपका रिवर्स बेटविंग रहता है, ये मैंने आपको पीछे बताया था बेटविंग और रिवर्स बेटविंग में। तो इयोसिनोफिलिक न्यूमोनिया के अंदर क्या होगा, बायलेटरल डिफ्यूज पेची इन्फिल्ट्रेशन ही होगा, लेकिन वो मेनली जो होता है वो अपर लोब को इन्फिल्ट्रेट करता है, अपर लोब इन्फिल्ट्रेट होंगे, और मेनली पेरीफेरल इन्फिल्ट्रेट करता है, जो हाइलम के आसपास उतना नहीं होता, मेनली अपर लोब यहाँ पे होगा और पेरीफेरल इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है। तो इसलिए यहाँ पे रिवर्स बेटविंग पिक्चर आती है, ठीक है। और साथ में उसको आप पूछोगे कि मतलब एब्डोमिनल सिम्टम्स होंगे, पेट वगैरह खराब होगा या कहीं ऐसे एरिया में हो गया होगा जहाँ पे उसको इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा इन्फेक्शन लगा है, जो मेनली पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं, इयोसिनोफिलिक न्यूमोनिया बाद में प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट कंसल्टेशन के अपन बात करेंगे सेप्टिक एम्बोलाई। सेप्टिक एम्बोलाई कैसे होता है, कहीं और उसको इन्फेक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए कोई हार्ट का कोई वाल उसका रिप्लेसमेंट हुआ था, वहाँ से उसको इन्फेक्शन हो गया, सेप्टिक फोकाई है वहाँ से, या कोई और एब्डोमेन इन्फेक्शन हुआ, या कोई इंजरी हो गई पैर में, सेलुलाइटिस है, तो वहाँ से इन्फेक्शन आया, एक एम्बोलाई बना, इन्फेक्टिव एम्बोलाई आके स्टक हो गया। तो बहुत सारे, एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो कोई यहाँ स्टक हुआ, कोई यहाँ स्टक हुआ, कोई यहाँ स्टक हुआ, कोई यहाँ स्टक हुआ, तो कई जगह से आपको फोकाई मिलते हैं जो इल डिफाइंड नोडुलर और साथ में कंसोलिडेशन थोड़ा सा होता है, वो भी कैविटेट, लगभग 50% केसेस में वो कैविटेट हो जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये यहाँ पे आप सेप्टिक, साथ में उसको फीवर हाई ग्रेड होगा, काउंट्स उसके बढ़े हुए होंगे, और आपको ओरिजिनल ऐसे कोई डायरेक्ट इन्फेक्शन आपको नहीं मिलता कई बार, है ना। तो आप वहाँ पे सोचते हो कि यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कोई और है, सेप्टिक फोकाई की तरह आपको दिखता है। तो यहाँ पे कंसल्टेशन खत्म होता है। कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। आपको लगे कि हाँ कुछ डाउट्स बच गए, कुछ रह गया, तो आप मुझे बता सकते हैं।